आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन से पाठ टोपी शुक्ला के कुछ मुख्य बिंदुओं पर। इस पाठ से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.madhukalash.in। इफ्फन टोपी शुक्ला की कहानी का अभिन्न एवं महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोनों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता क्योंकि इफ्फन के बिना टोपी शुक्ला का जीवन अधूरा है। इफ्फन और टोपी के जीवन का विकास अलग अलग तरीके से हुआ, परंतु इफ्फन के बिना टोपी शुक्ला की कहानी अधूरी होती। इफ्फन के बिना टोपी की कहानी को समझा ही नहीं जा सकता। अगर इफ्फन ना होता तो टोपी शुक्ला की कहानी भी नहीं होती, क्योंकि टोपी शुक्ला की पूरी कहानी इफ्फन के इर्द गिर्द ही घूमती है। दोनों अलग मजहब के होते हुए भी एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए थे। इफ्फन की दादी अपने पीहर इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वह जमींदार परिवार से थीं। इफ्फन की दादी को अपनी ससुराल में रहना इतना पसंद नहीं था। वह बार बार अपने पीहर जाना चाहती थी। अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी, यह प्रश्न पाठ के अंत में दिया गया है। तो इफ्फन की दादी अपने पीहर इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वह जमींदार परिवार से थीं, लेकिन उनका विवाह एक मौलवी परिवार में हुआ था। अपने मायके में रहते हुए उन्होंने अपनी मर्जी से और पूरी आज़ादी से खाया पिया था। पति के घर आकर उनकी स्वतंत्रता छीन सी गई थी, क्योंकि मौलवियों के परिवार का रहना सहना बिल्कुल अलग होता है। मौलवी कट्टर मुस्लिम होते हैं, और क्योंकि इफ्फन की दादी ज़मींदार परिवार से थीं, तो ज़मींदार के परिवार का रहन सहन और मौलवी के परिवार के रहन सहन में बहुत अंतर है। दादी के मायके में आसामियों के घर से दूध घी की जो हांडियाँ आती थीं, पति के घर आकर उनके लिए तरसना पड़ा। पीहर जाने पर उन्हें आज़ादी महसूस होती थी। वे अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर पाती थीं, इसलिए उनका मन हर समय पीहर जाने को करता था। कस्टोडियन अर्थात जब किसी संपत्ति का मालिकाना हक नहीं रह जाता। कस्टोडियन से संबंधित प्रश्न पाठ के अंत में दिया गया है कि दादी का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया था। तो यह उसी प्रश्न का उत्तर है कि कस्टोडियन अर्थात जब किसी संपत्ति का मालिकाना हक नहीं रह जाता तो वह संपत्ति कस्टोडियन की हो जाती है। यह एक ऐसा विभाग है जो लावारिस संपत्ति को संरक्षण देता है। इफ्फन की दादी लखनऊ की रहने वाली थी, और जब देश का विभाजन हुआ तब दादी के मायके वाले अपना घर जमीन आदि छोड़कर पाकिस्तान जा बसे। परिवार के सभी सदस्यों के चले जाने के बाद उनका घर कस्टोडियन में चला गया था। इफ्फन की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी इसलिए नहीं कर पाईं क्योंकि दादी का विवाह एक कट्टर मौलवी परिवार में हुआ था, और मौलवी के घर में गाने बजाने का रिवाज नहीं होता। मौलवी साहब अपने रीति रिवाजों को अत्यंत महत्व देते थे। दादी अपने बेटे की शादी में गाना बजाना चाहती थी क्योंकि उन्होंने अपने गांव में हिंदू परिवारों में शादी विवाह के अवसर पर गाने बजाने व मौज मस्ती को देखा था। वह भी अपनी इच्छा पूरी करना चाहती थी, किंतु मौलवियों के घर में गाने बजाने पर पाबंदी होती है, इसलिए उनकी इच्छा अंदर ही दब कर रह गई। कुछ समय पश्चात इफ्फन के पैदा होने पर उन्होंने नाच गाकर अपने दिल की इच्छा पूरी की, क्योंकि तब तक मौलवी साहब का देहांत हो चुका था। अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई। टोपी इफ्फन के साथ रहता था। इफ्फन टोपी का बहुत गहरा दोस्त था, तो साथ साथ रहते रहते टोपी ने इफ्फन के भाषा के कुछ शब्द सीख लिए थे, जिसमें से अम्मी भी एक शब्द था। और एक दिन अपने घर आकर टोपी ने अम्मी शब्द का इस्तेमाल किया, तो अम्मी शब्द का प्रयोग करने पर टोपी के घर वालों की प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई। अम्मी शब्द सुनते ही परिवार वालों के होश उड़ गए और घर में कोहराम मच गया। टोपी शुक्ला के परिवार वाले आधुनिक होने के साथ साथ कट्टर हिंदू भी थे, इसलिए सबकी नज़रें अचानक टोपी के चेहरे पर अटक गईं कि अपनी संस्कृति और धर्म के विपरीत टोपी यह शब्द कैसे प्रयोग कर रहा है। टोपी की दादी ने उसे खूब डांटा और माँ ने उसकी पिटाई की। उन्हें अपनी परंपराओं की दीवार हिलती नजर आ रही थी।
परिवार वाले टोपी पर अत्यंत क्रोधित हुए। 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में विशेष महत्व रखता है। इसी दिन उसके सबसे प्रिय मित्र इफ्फन के पिता का तबादला अर्थात ट्रांसफ़र मुरादाबाद हो गया था। इफ्फन की दादी की मृत्यु के कारण टोपी पहले ही दुखी था और तबादले की बात सुनकर टोपी और अधिक दुखी हो गया। उसने इस दिन प्रतिज्ञा कर ली कि अब वह ऐसे किसी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की नौकरी तबादले वाली हो। टोपी की दादी कठोर एवं अनुशासन प्रिय थीं। उनका स्वभाव अच्छा नहीं था। वे नहीं चाहती थी कि टोपी इफ्फन के घर आए जाए या उसकी बोली सीखे। वे टोपी की भावनाओं की भी परवाह नहीं करती थी। टोपी को उनमें अपनापन नज़र नहीं आता था, इसलिए टोपी को अपनी दादी अच्छी नहीं लगती थी। इसके विपरीत इफ्फन की दादी की भाषा, उनकी कहानियाँ, उनके पास रहना, उनसे बात करना, उनका स्वभाव, टोपी को सब अच्छा लगता था। वे नरम स्वभाव की थीं। वे इफ्फन को ही नहीं, टोपी को भी स्नेह देती थी। टोपी ने दादी का असली रूप इफ्फन की दादी में ही देखा था। उसे इफ्फन की दादी से बहुत लगाव था, इसलिए टोपी ने इफ्फन से दादी बदलने की बात कही। पूरे घर में इफ्फन को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह था, अर्थात इफ्फन को सिर्फ अपनी दादी से ही विशेष प्यार था। वैसे तो इफ्फन के पिता, बहन, माता, छोटी बहन सभी उसे प्यार करते थे। घर के बाकी सदस्य उसे कभी कभार डांट भी देते थे, परंतु दादी उसे कभी नहीं डांटती थी। दादी ने कभी उसका दिल नहीं दुखाया था। दादी उसे रात को ढेर सारी कहानियाँ सुनाती थी। उसके दोस्त टोपी को भी बहुत प्यार करती थी। यही कारण है कि इफ्फन को अपनी दादी से विशेष स्नेह था। इफ्फन की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा इसलिए लगने लगा क्योंकि उस घर में दादी के अलावा अन्य किसी से उसे अपनापन नहीं मिला था। दादी ने ही उसका दुख दर्द समझा। जिस तरह टोपी को अपने घर में अपनापन नहीं मिला, उसी तरह इफ्फन की दादी भी अपनी बोली भाषा के कारण अपने परिवार से अलग सी होकर रह गई थी। टोपी और दादी की मुलाकात ने एक दूसरे का दुख समझा और दोनों उम्र का, धर्म का और जाति का भेद किए बिना अटूट बंधन में बंध गए। यही कारण था कि टोपी ने जब इफ्फन की दादी की मृत्यु की बात सुनी तो वह उदास सा हो गया और एकांत में देर तक रोता रहा और उनके देहांत के बाद टोपी को इफ्फन का घर खाली सा लगने लगा। टोपी और इफ्फन की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते में बंधे थे। वास्तव में टोपी और इफ्फन की दादी प्यार के उस मजबूत और अटूट रिश्ते से जुड़े थे जो उम्र, जाति और धर्म का बंधन नहीं मानता। टोपी और दादी ने एक दूसरे का दुख समझा। उन्हें एक दूसरे से अपनापन मिला। उनके रिश्ते में किसी तरह का स्वार्थ नहीं था। टोपी दादी के पास आकर अपने सारे दुख भूल जाता था और दादी को भी टोपी के रूप में उन्हें समझने वाला कोई मिल जाता था। टोपी बुद्धिमान, तेज व मेहनती लड़का था। फिर भी वह 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। इसके 2 कारण थे। पहले साल वह पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि घर के सदस्य टोपी से अपना अपना काम करवाते थे, इसलिए उसे पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला। और दूसरा कारण यह था कि दूसरे साल वह टाइफाइड होने के कारण पढ़ाई न कर सका। एक ही कक्षा में 2-2 बार बैठने से टोपी को निम्नलिखित भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके दोस्त उससे आगे निकल गए थे और वह अकेला पड़ गया था। उसका कोई नया दोस्त नहीं बना। उसके साथी ही उसका मजाक उड़ाते थे और टोपी को सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ता था। संकोच व शर्म के कारण वह किसी से बात नहीं कर पाता था। अध्यापक उसकी उपेक्षा करते थे, उसका अपमान करते थे। टोपी जब एक ही कक्षा में 2 बार फेल हो गया तो वह अपने आप को भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस करने लगा और उदास व निराश रहने लगा। टोपी की भावात्मक परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए आज की शिक्षा व्यवस्था में विशेष बदलाव की आवश्यकता है। भावनात्मक परेशानियों से पीड़ित विद्यार्थियों के माता पिता व शिक्षक गण को विद्यार्थियों की ओर अधिक व उचित ध्यान देना चाहिए। वैकल्पिक शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। छात्रों को अपनी इच्छा से विषय चुनने की छूट मिलनी चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों को समय समय पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ाना ही नहीं अपितु सर्वांगीण विकास भी है। विद्यार्थियों को उनकी अन्य प्रतिभा के आधार पर पास किया जाना चाहिए। कमज़ोर छात्रों एवं फेल होने वाले छात्रों के साथ विनम्रता के साथ पेश आना चाहिए। कक्षा 10 के संपूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स प्राप्त करने के लिए मेरी वेबसाइट पर विजिट करें। वेबसाइट है www.madhukalash.in। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।